नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मोदी मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का यह सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं करते, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है, ये बड़ा सवाल। और सवाल ये भी कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या हैं? क्या वाकई वो उनको नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरते हैं तो जवाब जो मिलता है वो न सिर्फ दिलचस्प बल्कि आंखें खोलने वाला भी है। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं उसकी हकीकत भी बेपर्दा की जाए। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं वेद प्रकाश यादव। हमारे खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूं उत्तराखंड की उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा सीट की किच्छा विधानसभा सीट पे, जहां मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। अगर बात करें उधम सिंह नगर और नैनीताल लोकसभा सीट की, तो यहाँ लगभग कई विधानसभाओं में मुस्लिम समुदाय के लोग निर्णायक मतदाता के रूप में सिद्ध होते हैं और कहीं ना कहीं उनके मत से जो सीट का रुझान है वो बदल जाता है। आज हम बातचीत करेंगे मुस्लिम समुदाय के लोगों से। मोदी मुल्क और मुसलमान का नाम सुनते ही उनके मन में क्या आता है, क्या कहना है उनको, उसको लेके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद इफ्तिखार मियां है। मोदी मुल्क और मुसलमान को लेके जब आप सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? पहले आपने जब टॉपिक छेड़ा है मोदी मुल्क और मुसलमान, आपको पता होगा 2014 से पहले जो कांग्रेस का शासन था, सक्कर कमेटी की रिपोर्ट जब आई तो उसमें जब आया कि मुसलमान की हालत बहुत ही बदतर हालत। 2014 में जब मोदी जी चुन के आए तो तीन तलाक जैसा मुद्दा जो अभिशाप था, एक ऐसा भयंकर अभिशाप था मुसलमान समाज के ऊपर कि इससे ऐसा ग्रसित था जैसे ज़मीन और आसमान हिल जाता है। इससे बड़ा गुनाह मुस्लिम समाज में इस्लाम में कोई है नहीं। कुरान में आया है वली मुतल्लक़ात मुताउन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन। तलाक़शुदा औरतों के लिए माल का इंतज़ाम करना है, उनके लिए ये जायज़ है, उनके लिए माल का इंतज़ाम करना है और ये उन लोगों पर जायज़ है जो हक़शनाज़ है, खुदा को पहचानते हैं, जो आरिफ बिल्लाह है। तो उन्होंने देखा कि 3 तलाक में मुस्लिमों की औरतों के साथ किस तरह का उत्पीड़न हुआ है। आज तुम देख रहे हो कितना उसका 1% भी आपको तलाक के ज़्यादा नहीं मिलेंगे और औरतें अपने आत्मनिर्भर और स्वाभिमान के साथ जीवन निर्वाह कर रही हैं। मैं बात करूँ तुम्हारा आयुष्मान कार्ड योजना की, जिसमें लोग 5 लाख की बीमारी, एक कैंसर जैसी बहुत घातक जो बीमारी है जिससे गरीब आदमी कभी उसको इलाज नहीं कर पाता है। मोदी जी ने सोचा कि एक गरीब आदमी इतने पैसे कहाँ से लाएगा, तो 5 लाख तक का इलाज उन्होंने किया उस अपने पास से और अब 10 लाख का उसको कर दिया है। सौभाग्य योजना, बिजली की बात हो, चाहे तुम्हारे राशन बांटने की बात हो, कोरोना में कितने अच्छा का भी तुमने देखा। जब हमारे पूर्व विधायक माननीय राजीव शुक्ला जी भी यहाँ पर अगर वो शायद दोबारा चुन जाते तो उनका एक विज़न था, जैसे तुम्हारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेने की बात कर रहे थे, ये पहा नहर की बात कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे। तो बड़ी बड़ी योजनाएं जो है मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में चल रही हैं और जिसमें लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं
कि यहाँ पर सभी समाज के लोग, चाहे वो कांग्रेस समाज का हो, चाहे भाजपा समाज का हो, सभी समाज के लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। और ये योजनाएं, मोदी जी की योजनाएं किसी वर्ग या किसी के सीमित नहीं, बल्कि ये सबके लिए, जो उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये नारा उसको आत्मसात करता है। सब लोग मोदी से इस उनकी योजनाओं से लेके बहुत लाभान्वित हैं। आज देखो गैस का सिलेंडर जो सबको फ्री मिल रहा है, और आज गैस का चाहे रसोई का मामला, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने मुस्लिमों का उत्पीड़न किया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है ना, जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत हम चलेंगे। हाँ, कुरान की एक, मैं कुरान से आपको बात बताऊँ तो या यो लजीना, कुरान में एक आयत है, या यो लजीना अमनु अलैकुम अनफुसकुम यदुरुकुम मन दल्ला इज़ा तदैतुम, ऐ ईमान वालों अपनी फ़िक्र करो। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो फिर जो गलत रास्ते पर वो तुम्हें नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। अगर हमारा रास्ता सही है, हमारी प्रक्रिया सही है, हमारा प्रोसेस सही है, हम अपने रास्ते पर जो इस्लाम का रास्ता है उस रास्ते पर अगर हम चल रहे हैं तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बल्कि मोदी जी तो ऐसे मुसलमानों का स्वागत करते हैं। अब आप देखा होगा, जब मेरा रोज़े का नमाज का टाइम होता है तो उसी भाजपा समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, जब मेरा नमाज का टाइम होता है तो मुझे मोटरसाइकिल पे मस्जिद तक छोड़ के देते हैं। तो हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, कि देश का वातावरण अच्छा बने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहे, जिस देश की पहचान रही, तो हमारा देश में गुजरात हो सकता है। और हम सब लोग इसमें पहल करेंगे तो वो दिन दूर नहीं, हमारा भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला स्टेट है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए यूसीसी में ऐसा, उसको आप हम पहले पढ़ें ना, उसका पूरा जो लिटरेचर है उसको जो हम पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा कि उसमें जो हमारा स्वाभिमान कहीं पर भी उसको ठेस नहीं पहुंच रही। जो हमारा किसी को लेकर के है, कि हमारा विरासत को लेकर के है, तो उसमें अगर किसी बहन बेटी का हक दे रहे हैं तो क्या क्या परेशानी? हमारे इस्लाम में लिखा है कि बहन बेटी को भी उसका हक दे दो, नहीं दे पा रहे हैं हम। सारा हक अपने भाइयों में बांट ले रहे हैं, बहन वंचित हो जा रही है। तो कौन सोचेगा? यूसीसी इस बात को सोच रही है कि उसकी विरासत में बहन का भी उसका हक मिलना चाहिए। तो क्या बुरा? आप बताइए, आप एक भारत के नागरिक होने में आपसे सवाल करना चाहता हूं कि अगर एक सरकार ये सोच रही है कि भाइयों के साथ साथ उसकी बहन का हक भी होना चाहिए, और मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि कुरान में और इस्लाम के दायरे में बहन का, उसका बहन बेटी का हक दिया गया है, तो अगर यूसीसी में ऐसी बात की गई है तो क्या करें? चलिए हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कहना उनका। बिल्कुल हुआ है। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि कहीं जो राशन कार्ड बनाने में या आयुष्मान कार्ड बनाने में दिक्कत आ रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार थोड़ी ना है। आज मुसलमानों में जाके देख लीजिए, आधार कार्ड पर नाम कोई और होगा, पैन कार्ड पर नाम कोई और होगा, टीसी में नाम कोई और होगा। ये क्या सरकार कहती है कि बीजेपी भाजपा सरकार कह रही है कि आप अपने नाम अलग अलग करें? बल्कि भाजपा सरकार ने कहा कि एक ही नाम होना चाहिए, तभी आपके काम होंगे। जो लोग आयुष्मान कार्ड के लिए जा रहे हैं उनके अपने पेपर तैयार नहीं है, क्यों नहीं है? ये किसकी देन है? ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मुसलमानों को गुमराह किया। वो इसी गुमराहट में रह गए कि हमें कोई काम ही नहीं करना है, हमें तो मिल ही जाएगा, हमारी ज़िंदगी तो कटी जाएगी। उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। भाजपा सरकार ने बताया कि ज़िंदगी कैसे जीना है। भाजपा सरकार ने सब दिया। मोदी जी जब से आए हैं तब से हर मुसलमान मजबूत हो रहा है। रहा सवाल छोटी मोटी घटनाओं का, तो ये तो हर शहर में और हर जिले में होती हैं, हर घर में लड़ाई होती है, सब एक बराबर भाई भाई लड़ जाते हैं आपस में। ये तो अलग मुद्दा है। उस मुद्दे को अगर आप पार्टी से जोड़ोगे तो वो ठीक है। हमें ये देखना चाहिए। मुसलमान को लेकर आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पहल। क्या लगता सब है एक कि साथ आपको रहेंगे। कि कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी बदली है मोदी के आने से? बिल्कुल बदली, जो मजबूती मिली है। आप देखिए, आप पहले कारोबारी काम करते थे तो उनके पैसे मारे जाते थे, उधार दे देते, पैसे मारे जाते थे। आज मार के दिखाइए, आपका बिल कटता है ना, जीएसटी नंबर 1 में आ जाता है, आप उस पैसे को, उस बिल को मारेंगे। ये कौन मजबूत हुआ इसमें जनता ही तो मजबूत हुई, पब्लिक तो ही मजबूत हुई। तो सरकार जो भी योजना चला रही है उसका लाभ सबको मिल रहा है, तो इसमें भेदभाव वाली कोई बात नहीं है। और मोदी जो भी कर रहा है बहुत अच्छा है। खासकर लैपटॉप एक कुरान है। आपने उसको डिजिटल करने की बात कही है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये उन्होंने हमारे लिए अच्छा सोचा। अगर हमारा बच्चा मदरसे में पढ़े तो वो इंग्लिश क्यों नहीं पढ़े, वो लैपटॉप क्यों ना चलाए, वो डॉक्टर क्यों ना बने, वो IAS क्यों ना बने? मदरसे में हम अपने बच्चों को भेजें उर्दू पढ़ाने के लिए, अरबी पढ़ाने के लिए, अपनी धार्मिक किताबें पढ़ने के लिए, और फिर स्कूल में भेजें हम इसको, बच्चे को अपने इंग्लिश पढ़ाने के लिए और लैपटॉप सिखाने के लिए, या मतलब इंजीनियर या IAS बनाने के लिए, तो बच्चा वहाँ पर डिस्टर्ब होता है। एक बच्चा 2 जगह पढ़ाई कैसे कर सकता है? इसीलिए मोदी जी ने कहा, मेरा सपना है मैं भारत के मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। ये भी तो मोदी जी ने दिया। पहल करी है उत्तराखंड ने, पूरे देश में लागू हो।
बढ़िया है और इससे मजबूत हुआ है। इससे नारी भी मजबूत हुई है, इससे वो बेटियां भी मजबूत हुई हैं जिनके भाई बहन या माँ बाप उनको शादी करने के बाद भूल जाते थे, वो मजबूत हुई हैं। अब बराबर का हक मिलेगा। तो जब खतौनी पे आज 3 भाई हैं और 1 बेटी है, तो अब बेटी का भी नाम आएगा ना खतौनी पे, तो भाई उसकी इज्जत करेंगे ना कि हमारी बहन के हिस्से में भी हमने इससे भी रजिस्ट्री करानी है। उसके भले चाहे आप उसके जितना उसका हक बन रहा है उसके उतने हक की आप उसकी शादी कर दीजिए, अच्छी बात है, उतना हक दे के उसकी शादी कर दीजिए, लेकिन उसका कम से कम ख्याल तो रहेगा। इससे तो मजबूत महिला बहुत मजबूत है। हमारे साथ कुछ और युवा भी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कहना है उनका और सरकार की पहल को लेकर क्या सोचते हैं। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं तो युवा होने के नाते यही बोलूँगा, जैसे आजकल का युवा मोबाइल चला रहा है, सब कुछ चीज़ें देख रहा है, बिल्कुल नहीं है। अभी हमारे भाई आर्टिकल 21 और 14 की बात कर रहे थे, समानता की बात करते हैं। तो अगर समानता हो तो सबके लिए हो ना, ये जो हो तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है। बस इतनी ही सी बात पे दुनिया से जंग जारी है। देखिए, जब भारत बना था ना, भारत का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है भौगोलिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, हम जो लोग हैं अलग अलग धर्म, अलग जाति, अलग अलग पंथ के लोग। ऐसा रहा ना, कांग्रेस के टाइम पे जब सरकार रही तो कांग्रेस का जब शासन रहता था तो एक वर्ग ये समझता था कि हमारी पार्टी। आज भी वो चीज़ लोगों के दिलों में डाली जाती है कि एक वर्ग की पार्टी है। जब दिमाग में ये सोच रखोगे कि एक वर्ग की पार्टी है, ताली दोनों हाथों से नहीं बजती, दोनों हाथ बजाना पड़ते हैं तभी ताली बजती है, और हाथ बढ़ाना पड़ता है। जब हाथ बढ़ता है तो कहते हैं ना कि आप किसी घर जाएं तो घर पे अगर मेहमान नवाजी करेगा तभी आपको खुशी महसूस होगी। अब एक दरवाजे पे आप पहुंच नहीं रहे हो, उसकी मेहमान नवाजी कबूल कर नहीं रहे हो, दूर खड़े होकर उसे गालियाँ दोगे तो कैसे काम चलेगा। अब पहले ही वो डिग्री कॉलेज नहीं आएगा, डिग्री कॉलेज आके बन के शुरू हो गया, दरऊ से लेके पन्नगर तक और पुलभट्टे से लेके लालपुर तक। मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप जाके एडमिशन निकाल लो, ज़्यादातर 80%, 90 या 80% मुसलमान लड़कियां पढ़ रही हैं, खासकर सिरौली की, किच्छा की, दरऊ की लड़कियां पढ़ रही हैं जिनको रुद्दों पर जाना पड़ता है। अब सुनिए, कुरान की पहली आयत इकरा है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, पढ़ो अपने रब की। जिस दीन में, जिस धर्म में ये कहा गया हो पढ़ो, उस कौम का ये हालत, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप सर्वे करा लो, 80% हम इतने बुरे हालात में हैं कि हम पढ़ नहीं रहे हैं। इस बात को हमारे फिरदौस सलमानी जी, हमारे भाई जो है वकालत कर रहे हैं। इन्हें तो और बल्कि कौम को समझाना चाहिए कि रास्ते पे निकल के आओ। सरकार मौका दे रही है पढ़ने का, सहूलतें दे रही है, आरटी की योजना चल रही है, 1 से 8 तक फ्री शिक्षा मिल रही है। जो बीपीएल कार्ड वाले हैं, जिनकी आय 55 हज़ार से कम है, उन्हें आरटी योजना के तहत पढ़ाई मिल रही है। रही बात उसके बाद की, आपकी अल्पसंख्यक मेधावी योजना आ रही है, उसमें 25,000 रुपये आ रहे हैं। देखिए, योजना घर नहीं पहुँचेगी, आपको योजना तक पहुँचना पड़ेगा। मुसलमान कौम में एक यही चीज़ रह गई, हम पीछे रह गए। हम युवा इसीलिए लगे पड़े हैं कि जो गरीब, हम ये नहीं सोचते हैं किस पार्टी का है, हमारा ये काम होता है कि हम चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, अपनी कौम का भला करें। देखिए, युवाओं की बात रही, युवाओं को अब आगे आना पड़ेगा, तभी समझेंगे। युवाओं के लिए ऐसा नहीं कि स्टार्टअप इंडिया चल रहा है, आप स्टार्टअप इंडिया के दौर, आप स्टार्टअप, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको शिक्षा में बहुत सारे उद्योग लग रहे हैं। आप समझेंगे कि उन उद्योगों को पहचान है। हम क्या करते हैं, उसका बेसिक काम होता है। बेसिक का सेंस ये होता है कि हम उसको एक लेवल तक लेवल तक चिल रहे हैं। मोदी जी ने स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की एक पहचान दी है कि आप उसको यूज़ करें, उसकी पहचान अपनी दिल्ली और अपना जो प्रोडक्ट है उसकी पहचान दूर तक पहुँचाएं। आजकल ऑनलाइन हर चीज़ का ज़माना आ गया। अपने प्रोडक्ट को आप एक फाइल भी बेचेंगे ना अपनी कंपनी का, तो वो ऑनलाइन आप क्या नाम है प्रोडक्ट को ऑल इंडिया, आप उसके जो प्रोडक्ट की फीचर्स हैं, उसकी जो खासियत है वो बताइए, वो प्रोडक्ट आपका ऑनलाइन पूरे दुनिया में दिखेगा। कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो आज के टाइम में बिक नहीं रही है। तो उद्योगीकरण जो था पहले वो बहुत सीमित था। आज के टाइम में इस सोशल मीडिया के दौर से आप अपने ट्रॉली में रहे, किसी धंधे पे या किसी छोटे से क्या नाम है काम को चलाते होंगे, कोई प्रोडक्ट आप बना रहे होंगे और वो अगर इस लायक है कि उसे स्टार्टअप इंडिया में शामिल किया जाए तो वो शामिल होगा। रही बात वही फिर वहाँ लौट के आ जाती है कि जागरूकता नहीं है, उसका प्रोसेस मालूम नहीं है और उसको बताने का काम हमारे भाई ही करेंगे, चाहे वो कहीं भी हो। लेकिन हमारी आम जनता का भला होना चाहिए, हमारी आम जनता का फायदा होना चाहिए, क्योंकि ये खिदमत है, ये सेवा है। हमें अपने पार्टी के स्तर से ऊपर उठ के सेवा भी करनी है। हमें अपने ऊपर वाले को, अल्लाह को, अपने भगवान को जो खुश करना है, तो दिखाना है कि हमने अपने काबिलियत की वजह से कई लोगों का भला किया, जिससे लोगों की दुआएं मिलती हैं। उपेक्षा अगर हुई होती तो आप चलिए सितारगंज चलिए, रुद्रपुर चलिए, किच्छा चलिए, अगर काम ना हुआ हो तो बताइए। देखो, आपको रही बात उपेक्षा करने की, उपेक्षा उसी की होती है जो उपस्थित नहीं होता। जब आप उपस्थित ही नहीं हो रहे हो
जब घर में रहोगे तभी तो घर वाले आपको जानेंगे। बच्चा पैदा हो जाए, पैदा होने के बाद चला जाए बाहर तो उसके घर वाले नहीं पहचानेंगे उसे। तो आप जब रहोगे, शामिल होगे, मिलोगे, अपना हाथ बढ़ाओगे, तो जब हाथ पकड़ाओगे तो वो खींचेंगे भी हाथ, और उपेक्षा नहीं होगी। अच्छा, रही बात उपेक्षा की, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने उपेक्षा नहीं की? मैं गारंटी दे रहा हूँ। अभी आप किसी भी पार्टी में चले जाइए, आजम खां कितने सालों को जेल में, कितने आंदोलन दे दिए, अखिलेश यादव ने रोड पर खड़े होकर जाम लगा दिया। इतने बड़े नेता हैं वो तो समाजवादी के, उनके तो तूती बचती थी यूपी में, हमने सुना। आज क्या नाम है, कहाँ अखिलेश यादव, उनके बाप जब थे उन्होंने अखिलेश यादव को इतनी पावर दी। आज एक बात बता दो, आपके सड़क पे बैठ के चक्का जाम कराओ, क्या हमारा जो आजम खां है, हमारा एक नेता है, वो बुरे टाइम में हमारे साथ इसकी अपेक्षा नहीं हुई। आप आ जाइए कांग्रेस में, कितने चेहरे हैं कांग्रेस में मुसलमानों ने, यहाँ पे बता दिया आप। देखो वही वाला हिसाब है कि बस लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है, इलेक्शन आता है और इलेक्शन के टाइम पे कि लो तुम 10,000 राज्य मंत्री, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, खुश कर दो बस। बाकी तो मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हम हैं ही, इतने हैं, क्या नाम है, हमें लोग वोट डाल देंगे और आपका काम हो जाएगा। काम क्या होगा, काम मतलब नहीं सिर्फ, मैं गारंटी दे रहा हूँ। हमें बुरा नहीं लगता है क्या सिरौली में या दरोह में या आसपास के जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे कुछ काम मिलता नहीं है। चलो अभी काम नहीं हुआ, मान लेता हूँ मैं, कांग्रेस की सरकार में बहुत काम हुआ, तो कहाँ है दिखाओ तो। कहाँ है दरों में डिग्री कॉलेज, कहाँ है पॉलिटेक्निक कॉलेज, सिरौली में कहाँ है पॉलिटेक्निक कॉलेज। अभी मांग उठी थी, मैं स्वागत करूँगा ऐसे भाइयों का, हालांकि वो क्या नाम है, हमारे मुस्लिम समाज के यूथ है, उन्होंने ये आवाज़ उठाई, कांग्रेस समाज के लोगों को चाहिए था कि सिरौली में इंटर कॉलेज होना चाहिए, खासकर बालिका इंटर कॉलेज। कहाँ है दिखाइए। 60 साल कांग्रेस रही, बड़े बड़े नेता रहे यहाँ पे, बड़े बड़े क्या नाम है पहुँचे रही, सरकार कुछ कर सकती थी। एक आपके कहने से तो आप पता नहीं क्या क्या बनवा देते। कहाँ बना डिग्री कॉलेज, कहाँ बना पॉलिटेक्निक कॉलेज, कहाँ अस्पताल बना, कहाँ बना, मुझे दिखा तो दीजिए। 60 साल में कुछ तो बना होगा। 10 साल में आपके कहने से कुछ नहीं हुआ तो 60 साल में क्या हुआ बता दो। क्या वहाँ देहरादून और दिल्ली और लखनऊ और चंडीगढ़ ना पहुँचे, आप सिरौली में रहे, सिरौली में दिखा दो मुझे डिग्री कॉलेज 60 साल में कब बना। देखो मुसलमानों के हाथ में एक हथियार दे दो, सिर्फ वो हथियार अगर उनको मिल गया तो सब चीज़ें मिल जाएंगी, जो है इल्म। और इल्म की ही वजह है, ना होने की वजह जो हमारी इज्जत और हमारा जो वकार है वो गिरता जा रहा है। क्योंकि हमारे दीन में भी और हमारे मजहब में हमारी कौम को ये मैसेज दिया गया था कि तुम इल्म के रास्ते से हटोगे तो रुस्वा हो जाओगे। कुरान नहीं पढ़ रहे हैं हम दुनियावी किताबें छोड़िए, हम कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे लोगों को पैगाम देंगे सच्चाई का। हमारे पैगम्बर की जो बातें थी कैसे बताएंगे, क्योंकि हमें खुद नहीं पता। पैगम्बर की हमारी बातें ये थी कि दुनियावी जो दीन है उसको भी सीखो, अपने दीन अपने मजहब को तो कुरान को तो सीखो, साथ में दुनियावी दीन भी सीखो, दुनियावी आदतें भी अपने अंदर शुमार करो। प्यार मोहब्बत अखलाक उनके अंदर था, अखलाक इसलिए लोग उनसे प्रेम करते हैं, आज भी उनकी इज्जत करते हैं। वो चीज़ हमसे खोती जा रही है क्योंकि हम कुरान से दूर हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर से दूर हैं, क्योंकि हम अपनी दुनियावी पढ़ाई से दूर हैं, जिसकी वजह से हम जलील और ख़ार हो रहे हैं। मुझे बुरा लगता है कि पहले की जो ये सियासत रही, जो 60 साल की सियासत रही, जिसमें मुसलमान का खाली चेहरा सिर्फ इफ्तार पार्टी कर ली, टोपी लगा के और पटका डाल लिया, हाजी वो वाला पटका, और हो गया क्या नाम है मुसलमान। इससे नहीं काम चलेगा। आप चाहे इफ्तार पार्टी में करो मत करो, लेकिन मुसलमान को उसका हक दे दो। क्या हक दे दो कि सिरौली में आप कोई डिग्री कॉलेज बनवाओ, सिरौली में कोई क्या अस्पताल बनवाइए, जाइए। अब एम्स आ रहा है नहीं आ रहा है, अब भी झुटला देंगे। पहले तो चलो झुटला रहे थे, भेड़ जी आए थे झुटला दिया तक कुछ नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। डिग्री कॉलेज बन गया, बस अड्डा बन गया। आपके दरव चौराहे से लेके और किच्चा चौराहे के जो टुक वाले हैं, जब वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से वाहन पे अपने सामान को और सवारी को बैठा के लाएंगे तो उनको रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरे भाई का इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ मैं। या तो उस रोजगार के खिलाफ है, अभी ये कह देंगे बस अड्डा वहाँ चला गया वहाँ चला गया। अरे भाई तो रोजगार भी तो मिल रहा है किनको, टुक वाहनों को, या नहीं मिल रहा है। या तो आप टुक वाहनों का रोजगार छीन रहे हैं, आप समानता की बात कर रहे हैं। ये दो पक्ष की जो बात कांग्रेस ने करी, इसी वजह से कांग्रेस पिछड़ गई और मुसलमानों को इन्होंने गुमराह रखा। सिर्फ कुछ चुनिंदा नेता जाके पहुंच गया, उन्होंने फोटो खिंचा लिए, काम हो गया। पब्लिक का कोई भी, पब्लिक को तो बेवकूफ़ बनाने के लिए थे।